स्टूडेंट्स वेलकम ऑन माय चैनल बायोलॉजी विद शीतल मैम। हमने 12th क्लास की बायो का ह्यूमन रिप्रोडक्शन में 9th क्वेश्चंस तक कंप्लीट कर दिए थे। आज हम करेंगे 10th क्वेश्चन से स्टार्ट। ये मैं आपको एनसीईआरटी की एक्सरसाइज करवा रही हूँ। अगर आपने नहीं किया है पीछे वाला तो मेरी वीडियोस में जाके देख सकते हो। मैंने अच्छे से समझा भी रखा है कि कैसे कौन सा क्वेश्चन कैसे सोल्व करना है और कैसे उसको लिखना है। ऐसे ही आज मैं आपको 10th क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे हम और आगे इसको कंप्लीट करेंगे, इसकी एक्सरसाइज को, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। अभी हम 10th क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या बोलते हैं कि व्हाट आर द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ द सेमिनल प्लाज्मा। जो सेमिनल प्लाज्मा होता है उसके मेजर कंपोनेंट्स क्या हैं? तो आंसर में आएगा कि जो सीमन होता है उसमें जो मेल के अंदर प्रोड्यूस होता है इज कंपोज ऑफ स्पर्म्स एंड द seminal plasma. The major component of the seminal plasma in the male reproductive system are mucus, spermatozoa and various secretion of accessory glands. ये बोलता है कि जो सेमिनल प्लाज्मा होता है वो मेल के अंदर प्रोड्यूस होता है, उसके अंदर क्या क्या होता है, स्पर्म्स होते हैं, सेमिनल प्लाज्मा होता है और उसके अंदर जो कंपोनेंट्स होते हैं जैसे कि म्यूकस होता है, स्पर्मेटोजोआ होता है और वेरी सिक्रीशन, जो सिक्रीशंस होता है ग्लैंड्स के, वे उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। द सेमिनल प्लाज्मा इज रिच इन फ्रक्टोज, कैल्शियम, एस्कॉर्बिक एसिड एंड सर्टेन एंजाइम्स। इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट और होता है? एंजाइम्स होते हैं, एस्कॉर्बिक एसिड, कैल्शियम, फ्रक्टोज वगैरह इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। और इसका मेन जो फंक्शन है वो क्या है कि नरिशमेंट देना, किसको? स्पर्म को, और प्रोटेक्शन देना स्पर्म को। ये इसका मेन फंक्शन होता है। आगे हम करते हैं 11th क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। What are the major function of the male accessory ducts and glands? जो मेल एसेसरी डक्ट्स और ग्लैंड्स होती हैं उनका मेजर फंक्शन क्या होता है? जो मेन फंक्शन है वो, तो देखिए, जो मेल एसेसरी डक्ट्स का और ग्लैंड्स का जो मेन फंक्शन होता है उसके बारे में पढ़ेंगे हम कि क्या क्या उनके फंक्शन होते हैं। मेल एसेसरी डक्ट्स आवाज़, जो मेल एसेसरी डक्ट्स है वे कौन कौन सी हैं? वॉसा अफ्रेंसिया, एपिडेडिमिस, वॉसा डिफरेंस, रेड एस्टिस, ये इसके मेन डक्ट्स होती हैं। दे प्ले रोल इन इम्पोर्टेंट रोल इन द ट्रांसपोर्ट एंड टेम्परेरी स्टोरेज ऑफ स्पर्म। इनका मेन रोल होता है स्पर्म को स्टोर करना और ट्रांसफ़र करना। ऑन द कंट्रेरी मेल एसेसरी डॉकलैंड्स आर सेमिनल वेसल्स। जो कंट्रेरी होती है, टेम्परेरी जो सेमिनल वेसल्स होती हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड होती हैं और ग्लोमेरुलर ग्लैंड्स होती हैं, ये भी इसके अंदर प्रेजेंट होती हैं। दीज ग्लैंड्स सिक्रीट फ्लूइड्स। ये इन ग्लैंड्स का काम क्या है? फ्लूइड को सिक्रीट करना। दैट लुब्रिकेट द रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसको कंटिन्यूसली फंक्शन करने में हेल्प करती है। द स्पर्म्स गेट डिस्पर्स्ड इन द फ्लूइड। जो स्पर्म्स होते हैं वे फ्लूइड के अंदर प्रेजेंट होते हैं और जो ट्रांसपोर्ट इनटू द फीमेल बॉडी इजियर। इसी फ्लूइड की वजह से ही स्पर्म्स का जो ट्रांसफर्ट होता है फीमेल बॉडी में वो इजी हो जाता है। किसकी वजह से? फ्लूइड की वजह से। द फ्लूइड आर रिच इन द फ्रक्टोज, एस्कॉर्बिक एसिड एंड सर्टेन एंजाइम्स। फ्लूइड में कौन कौन से फ्रुक्टोज और एस्कॉर्बिक एंजाइम्स और एसिड वगैरह प्रेजेंट होते हैं। दे ऑल्सो प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स एंड एक्टिवेट द स्पर्म। ये जो स्पर्म को न्यूट्रिएंट्स दे, क्या नाम है, पनिशमेंट देंगे और एक्टिव रखेंगे, स्पर्म को मूवमेंट में हेल्प करेंगे। व्हाट इज oogenesis? गिव ए ब्रीफ अकाउंट ऑफ oogenesis। oogenesis क्या होता है और उसके बारे में हमें डिटेल में बताइए, कैसे क्या oogenesis में हैपन होता है। आंसर में क्या आएगा देखो, oogenesis इज द प्रोसेस of the formation of the mature ovum from the oogonia in females। ये बोलता है जो oogenesis होता है वो एक प्रोसेस होता है, क्या होता है, जो oogoनियम ओव्यूम बनना होता है फीमेल्स के अंदर जो मैच्योर ओव्यूम बनता है उसी को हम क्या कहते हैं? oogenesis कहते हैं। इट टेक्स प्लेस इन द ओवरीज। ये ओवरीज में होता है। ड्यूरिंग oogenesis के दौरान क्या होता है? ए डिप्लॉयड oogenesis और एग मदर सेल इंक्रीज इन साइज। देखिए मैं यहाँ पे आपको डायग्राम में अच्छे से समझा दूंगी, यहाँ पर ज़्यादा बेटर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो पहले क्या होता है, oogonia में यहाँ पर oogenesis की प्रोसेस स्टार्ट कर रखी है। oogonia होता है, यहाँ पर इसकी डिवीज़न होती है। ये क्या बनाता है? प्राइमरी oocyte बनता है। फिर ये डिवाइड हो जाता है मियोसिस 1 से और इससे 2 बनते हैं। एक तो पोलर बॉडी बनती है, एक सेकेंडरी oocyte बनता है। जो पोलर बॉडी होती है वो यहाँ पर डिग्रेड हो जाएगी, इसको नरिशमेंट देगी, लेकिन जो सेकेंडरी oocyte होता है वो पोलर बॉडी बनाता है फिर से और एक ओव्यूम बनाता है मियोसिस सेकेंड से। मियोसिस सेकेंड वाली डिवीज़न होती है। फिर ओव्यूम होता है वो मैच्योर होगा, मैच्योर एग सेल बना देगा और यहाँ पर पोलर बॉडी होगी, वो भी इसको नरिशमेंट देगी और डिग्रेड हो जाएगी। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? oogenesis कहते हैं।
13 क्वेश्चन में बोला है ड्रा ए लेवल डायग्राम ऑफ सेक्शन थ्रू ओवरी। ओवरी का एक डाइसेक्शन जो डायग्राम होता है वो ड्रॉ करो। ये आपकी एनसीईआरटी की बुक में भी अच्छे से दिया गया है। अगर आपको ड्रॉ करना है तो आप यहाँ से भी ड्रॉ कर सकते हो। यहाँ पर देखिए टर्शियरी फॉलिक्यूल शोइंग एंड्रियम, यहाँ पर मेडुला भी दिखाया गया है, कॉर्पस ल्यूटियम है, कॉर्टस है, ओव्यूम है, एपिथेलियम है, ग्राफिन फॉलिक्यूल्स है। इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई channel. Now we are going to do 14th question. Now see, draw a label diagram of graphene follicle. graphene follicle का अब हमें एक डायग्राम बना के दिखाना है। ग्रेनुलोसा सेल्स होती हैं इसके अंदर, बेसल लेमिना होता है, एंड्रम होता है, कोरोना रेडिएटा होता है, क्यूमुलस और फॉरस होता है। ये इसके अंदर जो लेयर्स होती हैं प्रेजेंट होती हैं, इसके बारे में यहाँ इसमें बताया गया है ग्राफीन फॉलिक्यूल के बारे में। नेम द फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग, यहाँ पर कुछ पार्ट्स दिए गए हैं, इनके बारे में हमें, इनके जो फंक्शंस होते हैं उनके बारे में हमें लिखना है। यहाँ पर देखिए कॉर्पस ल्यूटियम, इट इज़ फ्रॉम द रप्चर्ड ग्राफीन फॉलिक्यूल। इट इज़ फॉर्म कहाँ से फॉर्म होता है, ग्राफीन फॉलिक्यूल से। जब वो रप्चर होता है तो ये बनता है। इट सिक्रीट्स प्रोगेस्टेरोन हार्मोन। कौन सा हार्मोन बनता है इससे? प्रोगेस्टेरोन हार्मोन। ड्यूरिंग द लुटियल फेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान ये हार्मोन निकलता है। ए हाई लेवल ऑफ प्रोगेस्टेरोन इनहिबिट द सिक्रेशन ऑफ FSH एंड LH। प्रोगेस्टेरोन का जब लेवल हाई हो जाता है तो FSH और LH है उसका लेवल डिक्रीज हो जाता है, उनका सिक्रेशन कम हो जाता है। देयर फॉर प्रिवेंटिंग ओव्यूलेशन, जिसकी वजह से ओव्यूलेशन नहीं होता है। इट अलाउज द एंडोमेट्रियम ऑफ द यूट्रस वाल्स टू प्रोलिफरेट एंड टू प्रिपेयर इटसेल्फ फॉर इम्प्लांटेशन। इसी की वजह से ये यूट्रस की जो वॉल होती है उसको प्रिपेयर करके रखेगा इम्प्लांटेशन के लिए, ताकि अगर फर्टिलाइजेशन हो जाए तो क्या होगा, इम्प्लांटेशन के लिए यूट्रस की वॉल को रेडी करके रखता है। कौन? प्रोगेस्टेरोन हार्मोन। ये हेल्प करता है किसमें? फर्टिलाइजेशन में। FSH और LH किसमें हेल्प करते हैं? ओव्यूलेशन में। एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम क्या है? एक लेयर है यूट्रस की, इनमोस्ट लेयर होती है। इट इज़ रिच इन ग्लैंड्स, ये ग्लैंड्स में, इसमें बहुत सारी ग्लैंड्स होती हैं। अंडरगोज साइक्लिक चेंजेस होते हैं इसके अंदर ड्यूरिंग वेरियस फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल टू प्रिपेयर सेल्फ फॉर इम्प्लांटेशन ऑफ द एम्ब्रियो। ये क्या करती है? एम्ब्रियो को इम्प्लांटेशन, जब एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो जाता है तो एम्ब्रियो जो इम्प्लांट होता है वो एंडोमेट्रियम लेयर में ही होता है यूट्रस के अंदर। अभी हम फिर से की बात करें तो एक्रोसोम, ये क्या है? स्पर्म का स्ट्रक्चर में सबसे ऊपर वाला हिस्सा होता है उसमें प्रेजेंट होता है। इट इज़ कैप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द एंटीरियर पार्ट ऑफ द हेड ऑफ द स्पर्म। स्पर्म के अंदर ही प्रेजेंट होता है। इट कंटेन हेलेरोनेक्टाइजेस एंजाइम्स विच हाइड्रोलाइज द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द एग। जो बाहर वाली जो एग की मेम्ब्रेन होती है उसको हाइड्रोलाइज करता है, देयरफॉर हेल्पिंग द स्पर्म। ये क्या है? हेल्प करता है स्पर्म की, एक्रोसोम, कि वो पेनिट्रेट कर सके एग के अंदर और उसका फर्टिलाइजेशन हो सके। कौन करेगा? ये एक्रोसोम करेगा। एक्रोसोम जो प्रेजेंट होता है स्पर्म के हेड में वही जाकर उसकी हेल्प करता है कि वो एग के साथ फर्टिलाइजेशन कर सकता है आराम से। स्पर्म टेल, स्पर्म टेल क्या होती है? इट इज़ द लॉन्गेस्ट रीजन ऑफ स्पर्म। स्पर्म के अंदर सबसे जो लॉन्गेस्ट रीजन होता है स्पर्म का उसको हम स्पर्म टेल बोलते हैं। दैट फैसिलेट, क्या करता है? ये मूवमेंट ऑफ स्पर्म में हेल्प करता है, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में जाकर मूवमेंट कर सके स्पर्म। तो किसकी हेल्प से करेगा? स्पर्म टेल की वजह से। फिम्ब्रिया, दीज आर द लार्जर लाइक प्रोजेक्शंस एट द ओवरियन एंड ऑफ द फॉलिक्यूल फेलोपियन ट्यूब। ये फॉलोपियन ट्यूब के प्रोजेक्शन जैसा एक स्ट्रक्चर होता है। दे हेल्प इन द कलेक्शन ऑफ द ओव्यूम, जो कि ओव्यूम जब रिलीज होता है ओवुलेशन के टाइम पे तो ये कलेक्ट करता है ओवरी से, विच इज़ फैसिलेटेड बाय द बीटिंग ऑफ द सीलिया। और इसके यहाँ पर ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर बनकर रहता है और यहाँ पर इसके पास ओवरी होती हैं। ये होते हैं फिम्ब्रिया, जो कि हेल्प करता है किसके लिए? ओव्यूम को कलेक्ट करने के लिए ओवुलेशन के टाइम पे। नेम द फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग। अब फिर से आपको कुछ दिए गए हैं, ये तो फिर से दोबारा से वही क्वेश्चन रिपीट हो गया है। हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, विच हार्मोन रेगुलेट द मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में हम बात। मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है? एक साइक्लिक चेंज होता है फीमेल बॉडी के अंदर। ये क्या होता है? 28 डेज में कंप्लीट होता है। 28 डेज इसको लगते हैं
कि ये कंप्लीट होने में, और द एंड ऑफ द साइकिल इज मीन बाय द ब्रेक डाउन ऑफ द यूट्राइन एंडोथेलियम विच गेट्स इन द फॉर्म ऑफ ब्लड एंड म्यूकस थ्रू द वजाइना। क्या होता है जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाता है तो इसमें क्या होता है, एंडोथेलियम लेयर होती है यूट्राइन वॉल की, यूट्राइन में ये वॉल क्या होती है, ब्रेक डाउन हो जाती है, टूट जाती है, और ब्लड के साथ ये बाहर आती है म्यूकस के फॉर्म में वजाइना से। दिस इज नाउन एज मेंसेस। इसको हम दूसरा नाम भी बोलते हैं, मेंसेस बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल्स को। अभी हम इसके हार्मोन्स के बारे में पढ़ते हैं। द फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, क्या नाम दिया गया है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, लुटिनाइजिंग हार्मोन। दो हार्मोन्स की बात की गई, एस्ट्रोजन, प्रोगेस्टेरोन, ऑल द वेरियस हार्मोन्स दैट रेगुलेट द मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये सभी के सभी हार्मोन्स क्या होते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल में बहुत हेल्प करते हैं। The level of FSH, LH secrete from the anterior pituitary glands increase during the follicular phase। जब follicular phase होता है तो LH और FSH secrete हो जाते हैं काफ़ी हद तक। FSH secreted under the influence of RH releasing hormones from the hypothalamus stimulate the conversion of primary follicle into a graphene follicle। जो FSH होता है वो किसके कहने से रिलीज होता है, रिलीजिंग हार्मोन से। रिलीजिंग हार्मोन होता है वही बोलेगा जाके कि एफएसएच को कि वो रिलीज हो जाए, और क्या करेगा, उसकी वजह से जो प्राइमरी फॉलिक्यूल होता है, ये प्राइमरी फॉलिक्यूल होता है इसको ग्राफीन फॉलिक्यूल में चेंज कर देता है। द लेवल ऑफ द LH इंक्रीज ग्रेजुअली लीडिंग टू द ग्रोथ ऑफ फॉलिक्यूल एंड सिक्रीशन ऑफ एस्ट्रोजन। जो LH होगा अब वो क्या करेगा, LH की अब इंक्रीज हो जाएगा, LH भी ज़्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है। जो ग्राफीन फॉलिक्यूल होता है इसको क्या करेगा कि लीडिंग टू द ग्रोथ ऑफ फॉलिक्यूल, इसकी ग्रोथ में हेल्प करेगा। और अब क्या होगा, एस्ट्रोजन बनेगा। एस्ट्रोजन हार्मोन इनहिबिट द सिक्रीशन ऑफ FSH। अब एस्ट्रोजन हार्मोन जब बन गया है, जो निकल रहा है वो क्या करेगा, FSH को रोकेगा कि अब तुम बंद हो जाओ, अब तुम्हारी कोई ज़रूरत है नहीं। FSH को रोकेगा और क्या करेगा, एंड स्टिमुलेट द सिक्रीशन ऑफ लुटेजिंग हार्मोन, और LH को बढ़ावा देगा कि अब तुम रिलीज अच्छे से होना स्टार्ट कर लो। FSH को वही रोक देता है कौन, एस्ट्रोजन हार्मोन। इट कैन आल्सो द थिंकिंग ऑफ द यूट्राइन एंडोथेलियम। इसी की वजह से जो यूट्राइन की जो वॉल होती है एंडोमेट्रियम, उसको भी ठीक कर देता है, मोटी वॉल कर देता है। द लेवल ऑफ द LH दैट रप्चरिंग ऑफ द ग्राफीन फॉलिक्यूल एंड रिलीज द ओवियम इनटू द फैलोपियम ट्यूब। जैसे ही LH का लेवल बढ़ता जाएगा वैसे ही क्या होगा, जो फॉलिक्यूल ग्राफीन फॉलिक्यूल है उससे क्या होगा, एक एग रिलीज होगा, और वो क्या होगा, रिलीज होकर क्या होगा, ओवियम इनटू द फैलोपियन ट्यूब में चला जाएगा। द रप्चर्ड ग्राफीन फॉलिक्यूल चेंज टू कॉर्पस ल्यूटियम एंड स्टार्ट्स क्रिएटिंग प्रोगेस्टेरोन हार्मोन ड्यूरिंग द लुटियल फेज। अब क्या होता है, जो ग्राफीन फॉलिक्यूल रिलीज, यहाँ पर ग्राफीन फॉलिक्यूल ने रप्चर होकर एक एग दिया है। ये मान लो यहाँ पर ग्राफीन फॉलिक्यूल यहाँ पर रप्चर हुआ और उससे एग निकल गया, लेकिन जो यहाँ पर इसका दोबारा से यहाँ पर क्या होता है, बनना स्टार्ट हो जाता है रप्चर, और करें जो दोबारा से स्टार्टिंग हुई है उसकी ग्राफीन फॉलिक्यूल की, वो क्या करता है, सिक्रीट प्रोगेस्टेरोन हार्मोन। ये क्या करेगा, प्रोगेस्टेरोन हार्मोन को रिलीज़ करना स्टार्ट कर देगा जाकर, कि अगर फर्टिलाइजेशन हो रहा है तो ये हेल्प कर सके। प्रोगेस्टेरोन हार्मोन हेल्प इन मेंटेनेंस प्रिपरेशन ऑफ मेमोरी। जो प्रोगेस्टेरोन हार्मोन होता है वही हेल्प करता है कि जो इम्प्लांटेशन होगी फर्टिलाइजेशन के बाद एम्ब्रियो में, वो उसके लिए जो कंडीशंस होती हैं वो अवेलेबल कर सके। कौन, प्रोगेस्टेरोन हार्मोन। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती है तो प्रोगेस्टेरोन हार्मोन को वहीं पर दबा दिया जाता है, और जो ओव्यूम होता है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल के द्वारा बाहर निकल जाता है। हाई लेवल ऑफ प्रोगेस्टेरोन हार्मोन इन द ब्लड डिक्रीज द सिक्रीशन ऑफ। जितना प्रोगेस्टेरोन हार्मोन ज़्यादा बढ़ेगा उतना ही LH और FSH कम हो जाएगा। देयरफॉर इनहिबिटिंग फर्दर एवोल्यूशन, जो कि एवोल्यूशन को रोक देगा और फर्टिलाइजेशन के लिए प्रेफर करेगा। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो प्रोगेस्टेरोन हार्मोन कम हो जाएगा और LH और FSH बढ़ जाएगा, और ओवुलेशन होती है वो हो जाएगी, और मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाता है, जिसको हम कहते हैं कि रेगुलेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है। तो अभी आपने देखा जो प्रोगेस्टेरोन होता है वो किसके लिए, फर्टिलाइजेशन के लिए बेटर होता है, बेस्ट होता है, और LH और FSH क्या करवाते हैं, ओवुलेशन कराते हैं। और FSH क्या करवाता है, जो प्रोगेस्टेरोन होता है वो क्या करवाता है, वो करवाता है सिर्फ और सिर्फ फर्टिलाइजेशन। व्हाट इज़ द पार्चुरेशन, विच हार्मोन्स आर इन्वॉल्व इन द फंक्शन ऑफ पार्चुरेशन। पार्चुरेशन क्या होती है, उसमें कौन सा हार्मोन उसकी हेल्प करता है। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ द ग्रोथ गिविंग ग्रोथ टू द बेबी। जब डिलीवरी होती है बेबी की तो सबसे ज़्यादा इसी को जो प्रोसेस होता है डिलीवरी का उसको हम पार्चुरेशन कहते हैं।
मदर वोम से जब डिलीवरी होती है बेबी की, द हार्मोन विल ऑक्सीटोसिन एंड रिलैक्सिन। इसमें 2 हार्मोन्स काम आते हैं, ऑक्सीटोसिन और रिलैक्सिन। ऑक्सीटोसिन क्या करता है, कॉन्ट्रैक्शन करवाता है स्मूथ मसल्स की ऑफ मायोमेट्रियम इन द यूट्रस, जो यूट्रस की जो वॉल्स होती हैं उनमें कॉन्ट्रैक्शन करवाता है ऑक्सीटोसिन, और रिलैक्सिन उनको रिलैक्स करने में हेल्प करता है। इसीलिए बोला आपने देखा यहाँ पे रिलैक्सेशन हार्मोन कॉज रिलैक्सेशन ऑफ पेल्विक लिगामेंट्स प्रिपेयर द यूट्रस फॉर चाइल्ड बर्थ, जो कि ये दोनों हार्मोन क्या करेंगे, बेबी की डिलीवरी में हेल्प करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, द सोसाइटी ऑफ द वुमन आर ऑफन ब्लेम्ड फॉर गिविंग बर्थ टू द डॉटर, कैन यू एक्सप्लेन व्हाई दिस इज नॉट करेक्ट। हाँ, ये बिल्कुल ठीक है कि पहले बोला जाता था कि जो फीमेल्स मदर होती हैं वही जो रिस्पॉन्सिबल होती हैं किसी भी लड़का या लड़की को बर्थ देने के लिए, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर देखिए, अगर यहाँ पर देखो ये XX है, ये XY है, ये आपको पता ही है, ये मेल के लिए होता है, ये फीमेल के लिए होता है। अगर दोनों फर्टिलाइजेशन करते हैं तो XX यहाँ पर और एक X यहाँ और एक Y यहाँ पर, तो कौन रिस्पॉन्सिबल हुआ, किसका X जाकर X के साथ मिला, ये है मेल का, तो फादर का, फादर ही रिस्पॉन्सिबल होता है। यहाँ पर कौन बनी, फीमेल बनी, यहाँ पर एक मेल, तो दोनों के 50-50% चांसेस होते हैं। ये किसकी वजह से हुआ, ये हुआ फादर की वजह से, इसलिए मदर को ब्लेम करना बिल्कुल ही गलत होता है। सेक्स के लिए सबसे ज़्यादा जो ये इसको ठहरा जाएगा तो फादर को ही ब्लेम किया जाना चाहिए, ना कि मदर को। ये सेक्स डिटर्मिनेशन में आपने पढ़ा भी होगा। हाउ मैनी एग्स रिलीज बाय ह्यूमन ओवरी इन ए मंथ, हाउ मैनी एग्स डू यू थिंक वुड यू हैव बीन रिलीज मीन्स मदर गिव बर्थ टू आइडेंटिकल ट्विंस। अभी आपसे पूछा गया है कि हाउ मैनी एग्स आर रिलीज्ड बाय ह्यूमन ओवरी इन ए मंथ, ह्यूमन ओवरी में, मदर की ओवरी में कितने सारे एग्स बनते हैं एक महीने के अंदर। हाउ मैनी एग्स डू यू थिंक वुड हैव बीन रिलीज्ड इफ़ द मदर गिव बर्थ टू आइडेंटिकल ट्विंस। अगर एक मदर ट्विंस को बर्थ देती है तो कितने एग रिलीज होते हैं। वुड यू आंसर चेंज इफ द ट्विंस वन वर फ्रेटरन। अब इसने बोला है कि अगर जो ट्विंस होंगे यानी चेंज होगा, उसको चेंज कर सकते हो आप अगर वे फ्रेटरनल होंगे तो। एन ओवरी रिलीज एन एग, यहाँ पर देखो, एन ओवरी रिलीज एन एग एवरी मंथ, हर बार एक ओवरी एक ही एग रिलीज़ करती है हर महीने। एंड 2 बेबीज आर प्रोड्यूस इन सक्शन, कई बार 2 बेबीज जब रिलीज बनते हैं, ट्विंस होते हैं, तो क्या होता है, ट्विंस आर प्रोडक्ट्स फ्रॉम ए सिंगल एग, वे जो ट्विंस होते हैं वो भी सिंगल सेल से ही बनते हैं। बाय द सेपरेशन ऑफ द ब्लास्टोमस रिजल्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट जाइगोटिक क्लीवेज, जब फर्स्ट जाइगोटिक क्लीवेज होती है उसके दौरान क्या होता है कि जो सेपरेशन होता है ब्लास्टोमल्स का, उसी की वजह से ही ट्विंस होते हैं। एज ए रिजल्ट द यंग वंस फॉर्म्ड विल हैव द सेम जेनेटिक मेकअप एंड जब एक जाइगोट 2 में टूट जाता है उसी को हम क्या कहते हैं, जाइगोटिक क्लीवेज, सेम आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं उस टाइम पे। द ट्विंस आर फैटर्नल, अब ट्विंस फैटर्नल होंगे, सेम नहीं होते हैं, तो क्या होता है, डेवलप फ्रॉम 2 सेपरेट एग्स, जो ट्विंस होते हैं वे दोनों अलग अलग एग से डेवलप होते हैं। दिस हैपेंस व्हेन 2 एग्स वन फ्रॉम ईच ओवरी, दोनों एक वन फ्रॉम ईच ओवरी, एक ओवरी से एक और दूसरी ओवरी से एक आकर क्या होगा, फर्टिलाइज कर जाते हैं, और 2 सेपरेट स्पर्म्स आकर दोनों को फर्टिलाइज कर जाते हैं, तो क्या होता है, दोनों ही अलग अलग बेबी अलग अलग टाइप के बेबी होते हैं, उनका कोई भी आपस में ऐसा नहीं है कि दोनों सेम होते हैं। सेम तभी होंगे जब जाइगोटिक एक ही एग से ट्विंस बनते हैं। अगर दोनों अलग अलग एग से ट्विंस बनते हैं तो उनके अंदर कोई सिमिलरिटीज़ नॉन आइडेंटिकल होंगे, कोई भी सिमिलरिटीज़ नहीं होती हैं। हाउ मैनी एग्स डू यू थिंक वैन रिलीज बाय एन ओवरी ऑफ ए फीमेल डॉग। अभी डॉग की बात की जाएगी तो फीमेल डॉग में क्या बोलता है, बाय द ओवरी ऑफ द फीमेल 6 पपीज़। अगर कोई फीमेल डॉग है वो 6 बेबीज़ को बर्थ देती है तो आपको क्या लगता है कितने उसके एग रिलीज होते हैं। डॉग एंड रोडेंट्स आर पॉली वॉलंटरी स्पीसीज होती हैं। इन दिस स्पीसीज मोर देन 1 ओव्यूम इज रिलीज फ्रॉम द ओवरी एट द टाइम ऑफ ओव्यूलेशन। ये बोलता है कि ओव्यूलेशन के टाइम पे इनके जो ओवरी के अंदर एक से ज़्यादा एग रिलीज होते हैं। जैसे फीमेल ओवरी में तो एक ओवरी एक ही देती है, लेकिन इसमें क्या होता है, डॉग के अंदर एक ओवरी एक से ज़्यादा एग रिलीज़ करती है। 6 एग्स वर रिलीज, 6 एग ही रिलीज हुए होंगे अगर 6 बेबी या 6 पपी उसने बर्थ दिए हैं तो। अभी आपको समझ में आ गया कि इसने अगर 6 बेबी दिए हैं तो 6 एग ही रिलीज हुए होंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में इसके बारे में लिख सकते हो, मैं आपकी कमेंट बॉक्स को देखूंगी और आपके आंसर्स को जरूर सॉल्व करने की कोशिश करूंगी। तब तक के लिए डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल विच इज़ बायोलॉजी विद शीतल मैम। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।